अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद आप सभी को पसंद आएगा। नावल का जनर कुछ इस टाइप से है। हीरो हमारा डीएसपी है, काफ़ी रूड है और पोजेसिव भी बहुत है। हीरोइन हमारी इनोसेंट सी है, कजिन मैरिज है, फोर्स्ड मैरिज है। हीरो हीरोइन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर दोनों ऊपर से इतने रूड से बने हुए हैं, आपको मज़ा आएगा नावल में। और कुछ किडनैपिंग बेस्ड भी है, लाइक इस टाइप से भी स्टोरी है, क्योंकि हीरो डीएसपी है तो जाहिर सी बात है भाई किडनैपिंग तो दिखाएंगे ही। बहुत मज़ेदार नावल है, एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और आपको नावल कैसा लगा अपना रिव्यू कमेंट में लाजमी दीजिएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। तो इस कदर जुनूनी होगा उसे क्या पता था। अब भी वक्त है, बताओ मुझे क्यों जा रही थी उससे मिलने? खुद को बहुत पाकीज़ा कहती हो ना, फिर शाम के फैलते साए में किसी नामहरम से मिलने कैसे जा सकती हो तुम? बैट ग्राउंड पर ज़ोर से मुक्का मारते हुए दहाड़ा था कि दानिया बुरी तरह झटपटाई थी। मैं आपको किसी सवाल के जवाब देने की पाबंद नहीं। आपने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया है, मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, कभी कबूल नहीं करूँगी मैं। वह 18 साल की लड़की इस भरपूर तवाना मर्द के दस्तरस में होते उसे ललकार रही थी। तो ठीक है, अब ज़बरदस्ती ही सही। उसने झटके से इस नाजुक सी लड़की के सुबह सादिक के वक्त दानिया हमेशा की तरह तहज्जुद अदा करती अल्लाह के हुजूर अपनी बख्शिश मांगा करती थी। इस घर में आए उसे अभी सिर्फ 6 माह ही हुए थे। उसके वालिदैन की अचानक कार हादसे में डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ज़ुबैर साहब दानिया को अपने घर ले आए। ज़ुबैर साहब ने उसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा और वो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। दानिया उनकी दिल से इज़्ज़त करती थी। उसकी ताई फारिया बेगम भी उससे प्यार करती थी, लेकिन उनकी एक बेटी थी जो दानिया की ही हम उम्र थी, रमशा ज़ुबैर। ज़ुबैर साहब ने दानिया को रमशा का कॉलेज में ही एडमिशन दिलवा दिया था और इन दोनों को एक साथ ही कॉलेज छोड़ने वो जाया करते थे। उसके बाद वो अपनी नौकरी पर चले जाते थे। ज़ुबैर साहब बैंक में मुलाजमत करते थे। वो यहाँ आके खुश नहीं भी थी, लेकिन मुतमईन ज़रूर थी। अभी भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर कमरे से बाहर निकली थी कि उसी लम्हे घर का मेन गेट खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। दानिया वहीं अपने कदमों पे थम गई। उसके लबों पर अल्लाह ताला की हम्द सना थी। इस शख्स की गाड़ी कार पोर्च में आकर रुकी। वो कोई और नहीं, अहमद शाह था, ज़ुबैर साहब का बड़ा बेटा अहमद ज़ुबैर शाह, जो पेशे से तो एक डीएसपी था, लेकिन कानून का एक ऐसा रखवाला था जो सबसे ज़्यादा खुद कानून तोड़ता था। उसकी रेपुटेशन इंतहाई ख़राब थी, जिस वजह से ज़ुबैर साहब भी उससे सीधे मुँह बात नहीं करते थे। अलगर्ज घर में उस एक शख्स की वजह से माहौल तनाव का शिकार था। दानिया ने नापसंदीदगी से उसे देखते वापस पलटते अपने कमरे की जानिब रुख किया। ए रुको तुम! अचानक से अहमद शाह की आवाज़ ने दानिया के जाते कदमों को जंजीर डाली और वो पलटी। अहमद शाह ने अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले उसके जानिब पेशकदमी की थी। तुम यहाँ इस वक्त मेरी जासूसी करने आई हो? अहमद शाह की बात पर दानिया के माथे पर बल पड़े। मैं ऐसा क्यों करने लगी? दानिया ने गहरा सांस खारिज करते हुए अहमद शाह की आंखों में आंखें डाले हुए कहा था। वो तो तुम मुझे बताओगी ना कि इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेरे कमरे के बाहर? अहमद शाह 2 कदम का फासला भी मिटाते हुए उसके करीब खड़ा होता गुस्से से पूछने लगा था कि दानिया घबराकर 2 कदम पीछे हटी। मैं यहाँ किसी का कोई जासूसी नहीं कर रही हूँ, मैं किचन की तरफ जा रही थी कि आप आ गए, दानिया ने नज़रें चुराते हुए कहा था। और रियली? अहमद शाह ने उसे सर से लेकर पाँव तक गहरी नज़रों से देखा। तुमने कहा और मैंने यकीन कर लिया, इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है मुझे? अहमद शाह की बात सुनते हुए दानिया ने अपने हाथ की मुट्ठियाँ सख्ती से भींची। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं एक तहज्जुद गुजार लड़की हूँ, मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम लगाते, थोड़ी शर्म करें। उसके गुस्से में बोलने पे अहमद शाह ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा था। अचानक तुम्हारे माँ बाप की कार हादसे में डेथ और फिर तुम्हारा यहाँ आना, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, तहज्जुद गुजार लड़की? अहमद शाह ने जितने पुरसुकून अंदाज में कहा था, इसी कदर दानिया तिलमिलाई थी। मिस्टर अहमद शाह, अब आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। और बेहतर ये नहीं कि इंसान दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक ले कि वो खुद क्या है। दानिया की बातों पर अहमद शाह के दिमाग में लावा सा भर गया था। उसने इस छोटी सी लड़की को सख्त घूरी से नवाजा। वो तकरीबन उससे 8-9 साल छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे बात कर रही थी। वो कोई आम इंसान तो नहीं था, वो डीएसपी अहमद शाह था, जिसने मुजरिम तो मुजरिम, हर कोई काँप के रह जाता, इसके आगे नज़र तक नहीं उठा सकता था। लेकिन ये लड़की जब से आई थी उसके सब्र को आजमा रही थी। तुम अपनी औकात भूल रही हो लड़की, भूलो मत। इस वक्त तुम अहमद शाह के घर में खड़ी हो, 1 मिनट में तुम्हें यहाँ से गायब करवा सकता हूँ कि
आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते अहमद शाह। दानिया ने उसकी बात काटी थी। आप डीएसपी होंगे लेकिन घर से बाहर। ये मेरे ताया का घर है और वही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, इसीलिए मुझ पर रोक डालने की ज़रूरत नहीं है। दानिया भी उसी ख़ानदान का खून थी। वो कैसे अहमद शाह से दब जाती, दो बदू जवाब देती। वो उन्हीं कदमों से वापस पलट गई। अहमद शाह ने इंतहाई गुस्से से उसे जाते देखा। वो अपने वालिद की वजह से चुप हो जाता था, वरना जिस तरह वो इस लड़की की चलती ज़ुबान रोकता, यकीनन उसके बाप को बुरा ही लगता। सर झटकता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सुबह नाश्ते की टेबल पे सभी मौजूद थे। इसी आशना में अहमद शाह सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया और सलाम करता हुआ एक चेयर घसीट कर बैठ गया। ज़ुबैर साहब ने एक कटीली निगाह अहमद शाह पे डाली, जो उनका बिल्कुल ही लाताल्लुक बना बैठा अपना नाश्ता कर रहा था। 6 फुट से निकलता दराज कद, खूबरू पर्सनैलिटी, भरे भरे मसल्स और चौड़ा कटावदार सीना, जो उसके पुलिस यूनिफॉर्म में भी नुमाया होता दिखाई देता था। रात भर कहाँ थे अहमद शाह? ज़ुबैर शाह के सवाल पर एक पल को अहमद शाह का हाथ रुका, लेकिन अगले ही पल वो फिर से लापरवाही से अपना नाश्ता करने लगा। अहमद शाह, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, रात भर कहाँ थे? ज़ुबैर शाह ने अपना सवाल दोबारा दोहराया था, लेकिन इस बार लहजा ज़्यादा सख्त था। आपको सब पता तो है, जासूसी के लिए रखे हुए तो है ना अपने अपने लोग, तो आप उनसे ही पूछ लें कि मैं रात भर कहाँ था। अहमद शाह के जवाब पर ज़ुबैर शाह ने अपना पहलू बदला। मजाल थी कि उनके किसी सवाल का सीधा तरह से कभी उसने जवाब दिया हो। चेयर पीछे घसीटते हुए वो उठ खड़ा हुआ। अहमद बेटा, रात को जल्दी घर आ जाना, मैं तुम्हारी पसंद के कोफ्ते बनाने लगी हूँ। फारिया बेगम ने अपने बेटे को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मामा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की, लेकिन मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। वो अपने अज़ली अकड़ अंदाज में बोलता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। आप क्यों हमेशा इससे उम्मीदें वाबस्ता कर लेती हैं, जबकि वो हमेशा आपका दिल दुखा के चला जाता है? ज़ुबैर शाह ने अपनी बीवी की जानिब गुस्से और दुख भरे लहजे में कहा। अहमद शाह एक पल के लिए रुका था। कैसी बातें कर रहे हैं शाह साहब? बेटा है वो मेरा, थोड़ा ज़िद्दी है, गुस्से वाला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे लापरवाह हो जाऊं। माँ हूँ मैं उसकी। फारिया बेगम का लहजा रुंध गया था। काश वो भी आपको इस मोहब्बत की कदर कर लेता। ज़ुबैर शाह अहमद शाह की चौड़ी पुश्त को सख्त घूरी से नवाजते हुए वापस अपने नाश्ते की जानिब मुतवज्जह हो गए, जबकि अहमद शाह लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से निकलता चला गया। ये तकरीबन रोज़ का मामूल था। वो यूं ही रातों को लेट आता और सुबह होते ही निकल जाता। घर वालों से तो उसने हम कलाम होना भी छोड़ दिया था। इसकी अकड़ मिजाजी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, जिससे शाह साहब इंतहाई नाला थे। अब वो रमशा और दानी को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे। रास्ते भर वो तीनों ही खामोश रहे। शायद आज मुझे देर हो जाए, तो जब छुट्टी हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, शाह साहब ने उनके उतरने से पहले उन दोनों को कहा था। कोई बात नहीं ताया जान, अगर मुश्किल है तो हम दोनों कैब करवा कर आ जाएंगे। दानिया ने ताया जान को मुतमईन करना चाहा था। नहीं बेटा, इस दौर में किसी पर भरोसा करना मतलब खुद को मुसीबत में डालने के मुतरादिफ है। बस जैसे ही आपकी छुट्टी हो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, ठीक है? दोनों अपना ख्याल रखना, शाह साहब ने बहुत नर्म और प्यार भरे लहजे में दोनों को देखते हुए कहा था। इन दोनों के कॉलेज में दाखिल होते ही शाह साहब ने गाड़ी को अपने बैंक की जानिब मोड़ा था। अहमद शाह गुस्से में और अपने जाओ जलाल के साथ पुलिस स्टेशन दाखिल हुआ। उससे को देखते ही सब ने फ़ौरन ही खड़े होते हुए उसे सलाम किया, लेकिन उसने किसी एक को भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। सीधा अपने ऑफिस में जाकर बैठता वो गहरी सांस भरने लगा। हमेशा ही उसे ज़ुबैर शाह ने टॉन्ट मार कर ही बात की थी। उन्हें लगता था कि वो रातों को आवारागर्दी करता है, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है, या किसी ऐसे गलत काम में मालूस है। ये जानते हुए कि वो एक डीएसपी ऑफिसर है, उसके बावजूद वो अक्सर उसकी किरदार कशी भी कर जाते हैं। एक बाप होकर अपने बेटे के साथ इस तरह कैसा ऐसा कर सकते थे? अहमद शाह ने आंखें बंद करते हुए अपने अंदर बढ़ते इश्तियाल को काबू करना चाहा, जो इस वक्त नामुमकिन ही लग रहा था। दरवाज़ा नॉक हुआ और इंस्पेक्टर शराज अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये वो फ़ाइल है जो आपने मंगवाई थी। एक फ़ाइल को अहमद शाह के सामने रखते हुए उसने मुअद्दिब अंदाज में कहा था। अहमद शाह अपने दिमाग से सब कुछ निकालते हुए इस फ़ाइल को खोलकर पढ़ने लगा। वो फ़ाइल एक सीरियल किलर की फ़ाइल थी, जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज अहमद शाह के पास मौजूद थी, लेकिन वो ख़ुद कहाँ था? उसकी एक तस्वीर भी उसके पास नहीं थी, यहाँ तक कि उसका एक अड्डा भी नहीं था जहाँ वो उसको ढूंढ पाता। अक्सर रातों को वो अपने मुखबिर के इत्तला देने पर इन क्लब्स में जाता था, जहाँ उसे इस सीरियल किलर के मिलने की उम्मीद होती, लेकिन हर बार वो नाकाम लौटता। सर, कमिश्नर साहब की 2 बार आपके लिए कॉल आ चुकी है। वो चाहते हैं कि आप उनसे एक बार मिल लें। इंस्पेक्टर शराज ने उसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा था। अहमद शाह ने
वापस सीट के साथ टेक लगाई और गहरी सोच में डूबे सर अज़बात में हिलाया था। जानता हूँ मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। कल के हुए कत्ल के सिलसिले में वो फिर मुझे बातें सुनाना चाहते हैं। खैर, उनसे भी मिल लूँगा। मुझे इस शख्स के बारे में बताओ, वो कहाँ है जिसे कल तुमने मौका वारदात से पकड़ा था। अहमद शाह के पूछने पर इंस्पेक्टर शहरयार उस कल के पकड़े हुए लड़के के बारे में बताने लगा, जो इसी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद था। अहमद शाह अपनी जगह से उठता सीधा उसकी तरफ गया था। अहमद शाह को देख वो शख्स सलाखों के इस पार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। उसका रवा रवा कांपने लगा था। कौन नहीं जानता था अहमद शाह को। वो डीएसपी अहमद शाह था, गुस्से का तेज और खर्द दिमाग। एक बार दिमाग घूम जाए तो फिर जगह पे नहीं आता था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाने वाला ये शख्स इंतहा का हैंडसम लेकिन इतना ही ज़िद्दी और पागल पुलिस ऑफिसर था, जो कब क्या कर जाए कोई कुछ नहीं जानता था। बोल, किसने कहने पे तूने ये किया है सब? कौन है तेरे पीछे? मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। वो शख्स हाथ जोड़ गया था। एक जिंदा आदमी को जलाया है तूने और कह रहा है कि जाने दूँ? तेरे साथ एक आदमी और था वहाँ, कहाँ है वो? अहमद ने उसके मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया कि वो दूर जा गिरा। डीएसपी अहमद शाह, तुम मुझ पे इस तरह से तशद्दुद नहीं कर सकते। अभी तक मुझ पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। तुम जानते हो ये सब करके तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। इस शख्स ने अहमद शाह को अब की बार धमकी दी। तो मुझे धमकी देगा? मुझे जानते हुए भी मुझे धमकी दे रहा है? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। अहमद शाह ने उसे बालों से पकड़ते दीवार के साथ ज़ोर से पटका था तो उसका सर बुरी तरह चकराया और उसके माथे पे सख्त चोट आई थी। इंस्पेक्टर शराज, मुझे कल तक इस शख्स के तमाम रिपोर्ट चाहिए। मेरे आने से पहले इस शख्स की फ़ाइल मेरे टेबल पे हो, इसके मुकम्मल बायोडाटा के साथ। अहमद शाह ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए सुलगाया और उसका कश लगाते हुए गुस्से भरे लहजे में कहा और बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर शराज ने हवलदार सूफ़ी साहब की लॉकअप बंद करने का कहा था। दानी, आ जाओ, खाना तैयार है, मामा बुला रही हैं। रमशा ने उसे रात को खाने पे बुलाया था तो वो जो आज के दिन के मुतालिक सोच रही थी, सर झटकती हुई उठ बैठी। कुछ दिन से मुसलसल उसे यही महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा था। अपना वहम समझती वो सर झटकती बाहर निकल आई, जहाँ सब रात के खाने पे बैठे थे सिवाय उस एक शख्स के जिसको वहाँ होना चाहिए था। अपनी माँ की खातिर रात देर गए घर वापस लौटने वाला अहमद शाह सुबह नाश्ते की टेबल पर लाजमी पाया जाता था। ज़ुबैर शाह ने बेटे को घूरा था। कल तुमने एक आदमी को पकड़ा है। नाश्ते की टेबल पे उन्होंने अपनी रोबदार आवाज़ में अहमद से पूछा था। वो चौंका था। एक पल को उसका हाथ रुका, लेकिन अगले ही पल वो वापस अपने नज़ली अंदाज में नाश्ता करने लगा था। उसे छोड़ दो, अगला हुक्मनामा जारी हुआ। अहमद ने कड़े घूंट पीते हुए नाश्ते की प्लेट को ऊपर खिसकाया। फारिया बेगम ने बेबसी से शौहर को देखा था। दानिया भी अहमद को एक नज़र का नखियों से देखते हुए वापस चाय का कप उठाए लापरवाह अंदाज में अपने मोबाइल पर बिजी हो गई थी। नहीं छोड़ सकता, FIR कट चुकी है, अहमद ने संजीदगी से कहा। तो फाड़ दो, केस ख़त्म कर दो, इस बार तेज़ लहजे में कहा था। अहमद ने गहरा सांस खारिज करते हुए दोनों बाजू टेबल पर जमाए बाप को देखा था। इस शख्स ने एक गरीब इंसान को जिंदा जलाया है, उसके खिलाफ सबूत हैं, नामुमकिन है। अहमद ने भी सर्द अंदाज में जवाब दिया। एक पल को ज़ुबैर शाह अपने बेटे को देखने लगे। अहमद, तुम उस शख्स को छोड़ रहे हो, ये फ़ाइनल है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह घर के किसी फ़र्द को नुकसान हो। वो सियासी बंदा है, दुश्मनी पाल लेगा। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए जो कहा है वो करो। कैसे ख़त्म करूं? वो कतई अंदाज में कहता दोबारा प्लेट की तरफ मुतवज्जह हुआ। अहमद का दिमाग बुरी तरह घूमा। कानून को मैं अपनी जेब में नहीं ले फिरता कि एक दिन पहले FIR काटूं, अगले दिन फाड़ के फेंक दूं। अहमद गुस्से से अपनी जगह से उठा था और वहां से वॉकआउट कर गया। देख लिया आपने, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है कि आज वो बाप के सामने तन के खड़ा हो गया है। फारिया बेगम पे ज़ुबैर शाह अपना गुस्सा उतारते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गए, जबकि दानिया और रमशा पीछे ही निकली थीं। वो पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ, सभी अलर्ट हुए थे। सूफ़ी साहब, उसकी फ़ाइल लेके आए। अहमद ने सीट पर बैठे सख्त लहजे में सामने जेल में बंद उस शख्स की जानिब देखते हुए कहा था। सुहेल ने अहमद को घूरी से नवाजा। नाम सुहेल, दादा का नाम नूरबाई, बाप का नाम सूफ़ी साहब। इनकी तो जगह खाली है।
सूफी साहब, इसकी तो जगह खाली है, अहमद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। सुहेल ने दांत खिंचाए। सर जी, बाप का पता नहीं। सूफी साहब के बोलने पर अहमद अपनी जगह से उठता हुआ सुहेल को देखने लगा था। जिसके बाप का पता नहीं होता उसे क्या कहते हैं सूफी साहब? अहमद के सवाल पे सुहेल पागल हुआ था। डीएसपी, वो चिल्ला उठा। एक बार जेल खोल, फिर बताता हूँ मेरा बाप कौन है। वो जेल की सलाखों को ज़ोर ज़ोर से मारते हुए बोला था। सूफी साहब, इस डैश के पिल्ले को जानते हो, एक गरीब आदमी को इसने जिंदा चलाया है, लेकिन वो हलाल का था। इसके बाप का कॉलम खाली नहीं था। अहमद ने उसे मज़ीद गुस्सा दिलाया था और वो भड़क गया था। एक बार, सिर्फ एक बार यहाँ से बाहर निकालूं, फिर देखना तू कैसे तुझे तेरी जेल समेत आग लगाता हूँ, वो गुर्राते हुए बोला था। अहमद एक गाल से मुस्कुराया। सूफी जी, जेल को खोल दें, अहमद ने हुक्म दिया था। सूफी साहब और बाकी पुलिस वाले हैरत से अहमद को देखने लगे। सुहेल एक खतरनाक मुजरिम था। अहमद की बात पे सुहेल मुस्कुराता अपनी मूँछों को ताव देने लगा। यही तो वो चाहता था। जेल खुल चुकी थी। सुहेल ने कदम जेल से बाहर रखे। चल लगा आग, हमें भी देखूँ कितना दम है तुझ में। सीने पे बाजू बांधे अहमद मुतमईन अंदाज में बोला था, जबकि सुहेल की नज़रें सूफी साहब की गन की जानिब थीं, जो उसके पास ही खड़े थे। फ़ौरन से वो गन निकालता अहमद पे तान गया था। गड़बड़ाई। डीएसपी कहते साथ ही गुड बाय डीएसपी कहते साथ ही ट्रिगर चलाया था, लेकिन गोली ना चली। गन खाली थी। सुहेल ने हैरान नज़रों से अहमद को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो उसकी चाल समझ न सका। सुहेल ने गुस्से से वो गन फिर पास खड़े हवलदार सूफी साहब के सर पर दे मारी और उन्हें हॉस्टेज बनाकर वहाँ से बाहर निकलना चाहा था। अहमद ने खुद पे जब्त करते उसे देखा। सूफी साहब को छोड़ दो, वरना कुत्ते की मौत मारूंगा। अहमद के कहने पे भी सुहेल सूफी साहब को अपने साथ लेता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो दरवाज़ा क्रॉस करता बाहर निकला, सूफी साहब को एक तरफ धक्का दिया। और यही तो अहमद की चाल थी, और उसकी चाल कामयाब हो गई। सर, वो भाग गया। भट्ट साहब सर पे हाथ रखे परेशानी से बोले थे। ये तो होना था। अहमद ने मुस्कुराते हुए अपना चश्मा पहना था और मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। सुहेल भागता हुआ सड़क के बजाय एक सुनसान इलाके के इंतखाब करते भागे जा रहा था। उसके दिल में अहमद का खौफ जागिज़ था। वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और कहीं वो उसे एनकाउंटर में मारने वाला तो नहीं। एक जगह खड़े होता, गहरा सांस लेता, उसका दिल घबराया था। इर्द गिर्द जंगल ही जंगल था। वो काफ़ी दूर निकल आया था। उसने पलट के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुहेल का दिमाग माउफ होने लगा। वो फिर से आगे की जानिब बढ़ा कि एक गोली सीधी उसकी टांग पे आ लगी। वो चिल्लाया। अपनी टांग से बहता खून देखा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। फिर से भागने की कोशिश की। अब की बार निशाना दूसरी टांग का लिया गया था। वो लड़खड़ा के नीचे गिरा था। उसकी चीखों से सारा इलाका लरज़ उठा था, लेकिन वहाँ कोई होता तो उसकी चीख को सुनता। अहमद उसके करीब आता, उसके सर पे खड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से अहमद शाह से बच के भाग सकते हो? मैंने तो तुम्हें ज़िंदगी बख्शी थी। केस फाइल होता, अदालत में चलता, काफ़ी वक्त लग जाना था। तुम ज़मानत भी ले सकते थे, पर मुंह कभी ना खोलते। तुम्हारे साथ वो दूसरा आदमी कौन था जिसने गोली चलाई? तुम नहीं बताना चाहते ना सही, मैं खुद पता लगा लूँगा, लेकिन तुम्हें छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे छोड़ दो अहमद शाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो हाथ जोड़ता हुआ अब झूठ बोल रहा था। मैंने तो यही चाहा था, पर नहीं, मैं गलत था। ज़िंदगी तुम्हें चाहिए ही नहीं तो तुम्हारे लिए मौत ही बेहतर है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो डीएसपी, मैं ख़ुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ, सुहेल ने तड़पते हुए कहा था। डीएसपी अहमद शाह एक बार जो फ़ैसला कर लेता है फिर उससे पीछे नहीं हटता। तुम्हारी मौत तुमने खुद ही चुनी है। किसी को ज़िंदा जलाना आसान है ना तुम्हारे लिए? कहते साथ ही गोली सीधी उसके सर पे मारी थी। वहीं सुहेल की सांसें रुकी और वो ज़मीन पर ढह गया। खून सारी जगह फैलता गया। अहमद ने पास आते इंस्पेक्टर को चंद हिदायत दी और वहाँ से निकल गया। आज फिर दानिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या बात है दानिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कॉलेज के गेट के पास खड़े होते हुए दानिया ने एहतियातन इर्द गिर्द देखा था तो रमशा ने उसकी परेशानी नोट करते हुए उससे पूछा था। कुछ नहीं, ये तायाजान अभी तक नहीं आए? हाथ में पकड़े मोबाइल पे वक्त देखा। वो आज वक्त से पहले निकल आई थी। बस आते ही होंगे, फिक्र नहीं करो, रमशा ने उसका हाथ थामते हुए कहा था। इसी लम्हे वहाँ फायरिंग शुरू हो गई। दानिया रमशा का हाथ थामे हुए वहाँ से भागी थी। दोनों भागते हुए कॉलेज एरिया से काफ़ी दूर निकल आई थी। एक जगह खड़े होते हुए दोनों गहरे सांस भरती, लेकिन
न जाने कौन लोग थे वो और क्यों फायरिंग कर रहे थे। अभी ये बात रिमशा के मुंह में ही थी कि एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी। इस नकाबपोश शख्स ने रिमशा को कलाई से थामे गाड़ी में पटका। दानिया जो थोड़ा पीछे जाते शॉप पे पानी की बोतल ले रही थी, रिमशा को किडनैप होता देखकर दहल गई। पानी की बोतल वहीं फेंकी और इस गाड़ी के पीछे भागी, पर गाड़ी निकलती चली गई। दानिया ने अपने इर्द गिर्द देखते हुए आंसू बहाए थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। इससे पहले कि वो किसी को कॉल करती, 10 मिनट बाद ही वो गाड़ी वहां आन खड़ी होती। रमशा को फेंक के चली गई। दानिया भागते हुए उस तक पहुंची। रमशा, तुम ठीक हो? वो परेशानी से पूछने लगी थी। रमशा डरी सहमी दानिया के गले से जा लगी और फूट फूट कर रो दी। दानिया ने उसे उठाए करीबी बेंच पे बिठाया था। कोई भी तो उनकी जानिब मुतवज्जा नहीं था, ना किसी को उनसे मतलब था। दानिया ने उसे पानी पिलाया। रमशा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। दानिया ने उसे हौसला देना चाहा था। नहीं दानिया, कुछ भी ठीक नहीं है। रमशा ने घबराए हुए दानिया की तरफ देखते हुए कांपती आवाज़ में कहा। क्या मतलब दानिया? दानिया की छठी हिस्स को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उन्होंने मेरी बरहाना फ़ोटोग्राफ्स ली हैं। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली थी। दानिया के तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। तुम्हें मैंने क्या कहा और तुमने क्या किया? रात को अहमद शाह जल्दी घर आ गया तो ज़ुबैर शाह के हत्थे चढ़ गया था। वो बुरी तरह उस पर भड़कते हुए थे, जबकि अहमद इतना ही मुतमईन खड़ा था। आपने कहा था इसे आज़ाद कर दो, मैंने आज़ाद कर दिया। वेस्ट पे हाथ रखे सरसरी अंदाज में कहा। तुमने उसे ज़िंदगी से ही आज़ाद कर दिया अहमद शाह? उनकी दहाड़ काफ़ी ऊंची थी। फारिया बेगम उनके पास आती, उन्हें चुप करवाने की गर्ज से कुछ कहती कि ज़ुबैर साहब ने उनका हाथ झटक दिया। सभी ज़ुबैर शाह की सख्त तबीयत से वाकिफ़ थे। अहमद शाह भी उन्हीं का बेटा था, बल्कि गुस्से में उनसे 2 हाथ ऊपर था। इसीलिए उनके बीच दाखिल अंदाजी करना मतलब जलती आग में कूदना था। देखें, आपने कहा था उसे आज़ाद कर दो, मैंने कर दिया। अब वो पकड़ा गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? ऊपर से एक पुलिस वाले को भी ज़ख्मी कर दिया। मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ी। अहमद ने मसनूई अंदाज में मुँह बनाते हुए अपनी मजबूरी बयान की थी। तुम्हें लगता है तुम ये सब बहाने बनाओगे और मैं तुम पे यकीन कर लूँगा? जानते भी हो वो उसके पीछे कौन कौन है और अब वो किन किन तरीक़ों से अपनी दुश्मनी निकालेंगे। वो मुसलसल भड़क रहे थे उसकी बात पे। क्या आप हक और सच कहने से डरते हैं? अहमद ने धीरे से उनके कान में सरगोशी करते पूछा था। मैं क्यों डरने लगा किसी से? लेकिन ख्वामोखा किसी राह चलते के लिए अपने घर वालों के लिए दुश्मनी मोल लेना क्या सही है? उन्होंने अपनी मंतक बयान की थी, जिस पे अहमद ने लब भींचे। मेरे लिए राह चलते ही मेरे फैमिली है और मैं उनका मुहाफिज, मजबूत लहजे में कहा तो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी दानिया ने घबराए हुए अहमद को देखा था। एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो, वो वक्त दूर नहीं जब तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अहमद जो कतई अंदाज में कहता वहाँ से ऊपर की जानिब जाने लगा था कि ज़ुबैर शाह की बात पे ठिठकते हुए रुका था। इसी पल उसकी निगाह दानिया पे जा ठहरी। ना जाने क्यों अहमद शाह को लगा कि वो उसकी जासूसी कर रही है। अहमद के देखने पे वो भागते हुए अपने कमरे में जा घुसी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे रिमशा की मदद करूं? इन किडनैपर्स ने रिमशा की तस्वीरें बनाई थी। वहीं उन्होंने दानिया का नंबर भी ट्रेस किया था और दानिया के नंबर पर रिमशा की तस्वीरें भेजकर अब उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। दानिया को समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या है। कौन था ये जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी रमशा को लेके? रमशा को शाम से बहुत तेज़ बुखार था। वो दवाई लेकर सो चुकी थी, लेकिन इसी वक्त दानिया जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी कि मैसेज टोन बजी। उसे एक एड्रेस दिया गया था और मिलने के लिए बुलाया गया, वो भी रात के वक्त। दानिया के हाथ पैरों में पसीने से जमा होने लगे कि तभी धड़ से दरवाजे की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और अहमद शाह अंदर दाखिल हुआ। उसे देख एक पल को दानिया ऐसे घबराई जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। एक बात याद रखना तुम दानिया हाशिर शाह, तुम्हारी ये मशकूक हरकतें तुम्हें ले डूबेंगी। तुम जो जासूसी कर रही हो इससे बाज आ जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें अहमद शाह इस घर से धक्के देकर बाहर निकालेगा। अहमद उसे अच्छा खासा धमकाते बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही दानिया ने शुक्र का कलमा पढ़ा, गहरा सांस खारिज किया। अब उसे रात गहरी होने का इंतज़ार करना था, जब सब सो जाते और दिल ही दिल में वो समझते हुए रिमशा की खातिर इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार थी। वो जो जल्दी से कमरे से बाहर निकली थी, उसी वक्त शाह हाउस में सन्नाटा छाया हुआ था। हल्की हल्की रोशनियाँ हर तरफ जल रही थीं। वो इर्द गिर्द एहतियात से देखती, भागने के से अंदाज में बैरूनी दरवाजे की जानी पड़ी। एक पल को उसके कदम लर्जे। मैं नहीं जानती अल्लाह जी ये सही है या गलत, लेकिन रिमशा मुसीबत का शिकार थी और अगर इसके साथ कुछ बुरा हो गया तो नहीं नहीं, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। वो इस वक्त इस शख्स के बताए गए एड्रेस की तरफ जाने का इरादा रखती थी। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। वो राहदारी अबूर करती बाहर गार्डन वाले एरिया में दाखिल हुई तो किसी ने उसकी कलाई पकड़ के अपनी जानिब खींचा।
वो लड़खड़ाती घबराती सीधा किसी की चट्टानी सीने से जा टकराई। उसे धीमी रोशनी में भी सामने खड़ा वो अय्याश डीएसपी साफ दिखाई दे रहा था, जो आते हुए तो नहीं था, अब अचानक से कैसे? उसे इतने नैन नकोश पे दानिया ने थूक निकला उसके तने नैन नकोश पे दानिया ने थूक निकला था। ये हर जगह कैसे पहुंच जाता है? कहाँ जा रही हो रात के इस वक्त? अहमर की गुस्सा भरी आवाज़ सुनाई दी थी। तुमसे मतलब? छोड़ो मुझे, दानिया ने भी उसी के टोन में जवाब दिया था, जबकि अहमर ने उसके अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त की थी। वो बुरी तरह झटपटाई सी सच बताओ, किसके साथ भागने की प्लानिंग है? दांत पे दांत रखते हुए, हर लफ्ज़ चबाते हुए वो बोली, अपना ज़बान को लगाम दो डीएसपी, कहीं भी नहीं भाग रही मैं। अब छोड़ो मेरा हाथ। दानिया ने ज़बरदस्ती अपना बाजू छुड़वाया और ऐसे साफ करने लगी जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। फिर इतनी रात को छिपके कहाँ जा रही थी? अहमर ने दूसरे हाथ में पकड़ी सिगरेट को गिराते हुए स्विच से नीचे मसला था। वो आज पहली बार अपने बाबा से इतनी सख्ती से दूबदू हुआ था। दिल ही दिल में शर्मिंदा भी था, पर अपने किए पे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था, लेकिन दिल बेचैन था। इसलिए अपने दिल को बेचैनी को मिटाने के लिए वो अक्सर गार्डन में आके रात के वक्त सिगरेट पीता था। आज भी वो अपने मशगले में मसरूफ़ था कि उसे एक साया सा नज़र आया। पहले तो वो चौकन्ना हुआ, इतनी सख्त सिक्योरिटी में कौन अंदर आ सकता था, लेकिन अगले ही पल वो साया अंदर से बाहर की जाने माता दिखाई दिया और साथ ही दानिया का चेहरा भी जाहिर हुआ। और इसके पास पहुंचते ही उसने झट से उसकी कलाई थामी थी, अपनी जानिब खींचा। जो अपनी रो में मगन वो चलती जा रही थी कि पास खड़ा अमर को भी ना देख पाई। तुमसे मतलब? मैं कहाँ जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम कौन होते हो पूछने वाले? दानिया का दिमाग पहले ही इन तस्वीरों की वजह से घुमा हुआ था, अब ये डीएसपी ने उसका रास्ता रोक लिया था। वो आगे बढ़ी कि अहमर ने फिर से उसकी कलाई को दबोचा था। मुझे तो हक नहीं पूछने का, लेकिन तुम्हारे तय जान को तो है ना, चलो उन्हीं के पास, अब वही तुमसे पूछेंगे और उन्हीं को बताना कि तुम रात के इस वक्त छुप के कहाँ जा रही हो। अहमर ने उसे अच्छा खासा डरा दिया था और वो एक पल को डर भी गई। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीज़ी है? नहीं जा रही हूँ मैं कहीं, दानिया ने माथे पे बल डाले अहमर को घूरते हुए कहा था। अहमर ने उसे आईब्रोज खाते देखा तो वो गुस्से से नाक फुलाती वापस अंदर की जानिब मुड़ गई। इस गंदे डीएसपी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कमरे में आते ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। या अल्लाह, रमशा की हिफाजत करना। इस शख्स ने जो कहा है वो वैसा कुछ भी ना करे। दिल ही दिल में रमशा के लिए दुआ मांगती रोती थी। वो अगली शाम को तैयार खड़ी थी। आज भी रमशा और वो कॉलेज नहीं गई थी। रमशा बहुत ज़्यादा बीमार थी, पर अब वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाली थी। रिमशा ने उसका हाथ थाम लिया था, उसकी आंखों में ढेरों आंसू भर आए थे। दानिया, अभी भी वक्त है, सोच लो। अगर उस शख्स ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम क्या करोगी? रमशा, फिक्र नहीं करो, ये देखो, मेरे पास खुद की हिफाजत के लिए ये गन है। ये मेरे पापा की थी और उन्होंने हमेशा अपने पास रखी और उनके जाने के बाद ये मेरे पास है। अगर उस शख्स ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। मैं वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों के लिए जा रही हूँ और जैसे ही वो मुझे मिलेंगी मैं फ़ौरन वहाँ से निकलूँगी, पर तब तक तुमने यहाँ सब संभालना है। दानिया ने उसके गाल पे प्यार कर से हाथ फेरते हुए कहा। भाई को बता सकते हैं? अचानक से रिमशा के दिमाग में ये बात आई थी। पागल हो गई हो? वो इतना अक्खड़ मिजाज इंसान है, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता, और अगर उसने तया जान को बता दिया तो सबको लगेगा कि हम ही गलत हैं, कि हमने ही पीछे लड़के लगाए हैं और वो हमारे कॉलेज तक पहुंच चुके हैं और फिर कॉलेज जाना बंद। हमें ये सब कुछ खुद सॉल्व करना होगा रिमशा। बाकी रह गई उन तस्वीरों की बात, तो वो तो मैं आज लेकर ही आऊँगी, दानिया ने पुरअज़्म अंदाज में कहते हुए घर की दहलीज से कदम बाहर निकाले थे। रमशा ने दिल से उसकी कामयाबी के लिए दुआ की। अहमद शाह को पुलिस स्टेशन आए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी। वो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करके आया था कि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी और जो कुछ उससे कहा गया उसने अहमर के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। अब तुम मुझसे बच नहीं सकती दानिया हाशिर शाह, आई विल किल यू, तहज्जुद गुजार लड़की। वो गुस्से से पुलिस स्टेशन से निकला था। दानिया कैब करवाए मतलूबा एड्रेस पे बस पहुंचने ही वाली थी कि उसी पल एक गाड़ी ने उसकी गाड़ी को क्रॉस करते उसका रास्ता रोका। पुलिस जीप देखते जहाँ दानिया के रोंगटे खड़े हुए थे, वहीं ड्राइवर भी सख्त घबराया था। अहमद शाह ने अपनी जीप से नीचे उतरते दानिया शाह को गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? दानिया शाह चीखती थी। चुप, खबरदार पाकबाज लड़की, तुम्हारी पाकबाजी तो आज मैं सबके सामने आया करूँगा, चलो मेरे साथ। अहमद उसे ज़बरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठाए घर के जानिब गामज़न हुआ था। अहमद शाह, गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊँगी। दानिया शाह ने
पैनिक होते हुए लाते हुए कहा था, जबकि अहमद शाह गुस्से से एक हाथ से स्टीयरिंग थामे गाड़ी चला रहा था, जब दूसरे हाथ से उसने सख्ती से दानिया की कलाई को दबोचा हुआ था। आज तुम्हारे सारे अरमान अहमद शाह पूरे करेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। घर के बाहर ही गाड़ी रोकते वो दानिया को घसीटते हुए अंदर ले आया। ये क्या बदतमीज़ी है अहमद, छोड़ो। दानिया का हाथ सामने सोफे पे बैठे ज़ुबैर शाह अहमद की इस हरकत को नागवार अंदाज में देखते हुए गुस्से से उठ खड़े हुए थे। ये हाथ तो अब नहीं छूटेगा बाबा, आप अभी इसी वक्त मौलवी को बुलवा दीजिएगा, हमारा निकाह होगा अभी इसी वक्त। अहमद की जारहाना बात पे सभी ने गुंग होते उसे देखा था, जबकि रिमशा तो भाई के गुस्से से डरे हुए माँ के पीछे जा छुपी थी। तुम पागल हो गए हो, कौन सा निकाह, कोई निकाह नहीं होगा, वो सिर्फ 18 साल की है और तुम बालिग है, अकल है, शऊर रखती है, निकाह का भी बहुत अच्छे से पता है, बाकी जो कसर रहती है वो मैं समझा दूंगा। आप अभी इसी वक्त मौलवी साहब को बुलवा के हमारा निकाह करवाएंगे बाबा। अहमद शाह ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था कि घर के दरो दीवार कांप उठे थे। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अहमद, दानिया मेरी बेटी है, इसके साथ मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, समझे तुम, वो मासूम है। मासूम? अहमद शाह पुकारा था। दानिया ने दहल के इस जुनूनी को देखा। ये मासूम इस वक्त इतनी बन ठन कर कहाँ जा रही थी अकेली, पूछा आपने। अहमद शाह की बात पे ज़ुबैर साहब ने एक नज़र रोती दानिया पर डाली। वो इल्तिजाई नज़रों से ज़ुबैर साहब को ही देख रही थी। मुझसे पूछ के गई थी तुम? ओह अच्छा, तो आपने इसे भेजा कि जाओ शाम के वक्त जाके लड़कों से मुलाकातें करो। अहमद शाह ने बाप की बात काटते हुए जारहाना अंदाज में कहा तो ज़ुबैर साहब को एकदम ही गुस्सा चढ़ा। खबरदार, जो तुमने पाक दामन बच्ची पे कोई इल्ज़ाम लगाया तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी, भूल जाऊँगा कि तुम मेरे बेटे हो। वो गुस्से से अहमद शाह की जानिब बढ़े, लेकिन फारिया बेगम ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। अगर ये इल्ज़ाम है तो पूछें, सामने खड़ी है, कहाँ गई थी ये, कहाँ से लेकर आ रहा हूँ मैं इसको। दानिया को कलाई से सख्ती से दबोचे पूछते सबके सामने किया तो वो पूरे जिस्म व जान से काँपी थी। सबकी नज़रें अपने ऊपर महसूस करते ज़मीन में गड़ने लगी। आज अहमद शाह ने उसे इस मुकाम पर ला खड़ा किया था कि उसे अपनी पाकदामनी का सबूत देना था। उसने एक दुखती नज़र अहमद शाह की जानिब देखा। मुझे आपके साथ निकाह कबूल है। दानिया के अल्फाज ज़ुबैर साहब को गुम कर गए। वहीं अहमद शाह ने दानिया को मशकूक नज़रों से देखा, लेकिन दानिया शाह के इकरार ने उन्हें निकाह जैसे बंधन में बांध दिया। ज़ुबैर साहब ने बिना किसी मज़ीद सवाल जवाब के मौलवी साहब और गवाहों का बंदोबस्त करते हुए दोनों का निकाह कर दिया। कहाँ लेकर जा रहे हो, वो उसको हाथ छोड़ो इसका। निकाह के बाद अहमद दानिया की कलाई को दबोचे हुए अपनी जगह से उठा तो ज़ुबैर साहब ने उसे टोका था। अब ये मेरी बीवी है और बीवी शौहर के साथ ही रहती है, शादीशुदा है, इतना तो जानते ही होंगे। अहमद शाह ने बेबाक अल्फाज पे ज़ुबैर साहब गुस्से से अपना रुख फेर गए थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने ही बेटे का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दें। गुस्से से उन्होंने अपनी बीवी के जानिब देखा, जो उन्हें दूर से ही खामोश रहने का इशारा कर रही थी। अहमद शाह दानिया शाह को घसीटता हुआ अपने कमरे में ले जाते दरवाज़ा बंद कर गया। रमशा रोते हुए अपनी माँ के गले लगी। वो इतना क्यों रो रही थी, फारिया बेगम समझ नहीं पाई, लेकिन इसी रमशा जानती थी कि आज उसकी वजह से दानिया कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। हर रात एक नई लड़की को अपने बिस्तर की जीनत बनाने के बाद आपको मुझ जैसी तहज्जुद की पाबंद लड़की से ज़बरदस्ती निकाह करते शर्म नहीं आई? पुलिस वाले होते ही गलीज़ हैं। दानिया शाह कमरे के अंदर आते ही फट पड़ी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अहमद शाह का खून कर दे। ज़बरदस्ती नहीं, तुमने खुद हामी भरी है निकाह की। अहमद ने अपनी जैकेट उतार के दूर उछाली। दानिया डर के मारे 2 कदम पीछे हटी। यू आर राइट, हर रात एक लड़की मेरे बिस्तर को गर्म करती है और आज की रात स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज द ग्रेट तहज्जुद गुजार लड़की दानिया शाह मेरे अक़द में होगी, मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी। दूर रहो मुझसे अहमद शाह, नज़दीक मत आना। वो घबराए हुए पीछे हटी थी, लेकिन अहमद शाह इंतहाई गुस्से में था। वो फ़ोन पे आई कॉल पे इस मुकाबिल शख्स के अल्फाज अभी तक नहीं भूल पा रहा था। बहुत प्रोटेक्ट कर लिया तुमने उसे, अब वो खुद चल के आ रही है मेरे पास अपनी इज़्ज़त को लुटवाने। उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा कर फिर उसे अपने कुत्तों के आगे डालूंगा। वो उसे नोच नोच के खा देंगे, और अगर कोई ज़िंदगी की रमक बची उसमें तो बेच दूंगा उसे। अहमद शाह के दिमाग की शेरानियाँ फटने के करीब हुई थी, और कितनी दानिया को प्रोटेक्शन दे रहा था सिर्फ वही जानता था, या उसका अल्लाह। पूरे घर में सिक्योरिटी थी। बाहर जाते दानिया रमशा को तो फुल सिक्योरिटी में होती थी, और उस दिन जो हुआ
बस वही अहमद शाह ना जान सका, क्योंकि वो वक्त से पहले कॉलेज से बाहर निकल आई थी और अहमद शाह के सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी छुट्टी होने पे बाहर आ जाते थे, वरना वो सब जान जाता। और उस वक्त जिस तरह उसका दिमाग गर्म भट्टी में जल रहा था, वो उसमें दानिया को भी झुलसा देना चाहता था। ज़ोर से उसे बेड पे धक्का दिया कि वो तड़प के उसे देखने लगी थी। आज तो हमारी सुहाग रात है, फिर ये आंसू क्यों? बहुत पारसा पारसा का शोर मचाती हो। तो क्या ये नहीं जानती कि सुहागरात में शौहर को नाराज़ नहीं करते? वो एक घुटना बिस्तर पे रखते सर्द लहजे में बोला था। सुहागरात को दानिया के आंसू नहीं थम रहे थे। वो बेखबर थी कि औरत के मामले में अहमद शाह कितना जुनूनी है, और औरत भी वो जो उसका इश्क बन चुकी थी और अब उसके अकद में थी। वो दानिया के ऊपर झुका कि उसकी चीखें निकल गईं। वो बुरी तरह काँप रही थी। नहीं, प्लीज़ मत करो। वो हाथ जोड़ गई थी। क्यों गई थी वहाँ तुम? बोलो, कौन है वो? क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा उसके साथ? बोलो, जवाब दो, वरना वो हाल करूँगा कि तुम मेरे जुनून को सह नहीं पाओगी। जिस्म से रूह में ऐसे सरायत करूँगा कि सारी रात तड़पोगी, लेकिन तरस नहीं खाऊँगा। वो सर्द लहजे में फंकारते हुए बोला था। मैं कहीं नहीं, छोड़ो मुझे। वो फिर से चुप गई। बात उसकी ज़ात की होती तो बता देती, लेकिन रमशा का नाम कैसे लेती? तो तुम ऐसे नहीं बताओगी। अहमद ने उसे तकिए पे पटका और अपनी शर्ट खोलता दूर उछाल गया। अभी तुम मेरी जुनून से वाकिफ़ हाल नहीं हो। मेरे जुनून की ज़रा सी झलक भी तुम सह जाओ तो बात है। इससे पहले कि दानिया मज़ीद बोलती, वो उसके नाजुक लबों पे झुकता पल में अपनी जुनूनियत से रोशनास करवा गया था। दानिया तड़प उठी। वो उसे खुद दूर धकेलती रही, लेकिन उसका गुस्सा था कि कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके लबों पे हल्का सा कट देखते वो ज़रा सा पीछे को सरका। दानिया बुरी तरह तड़पी थी। वो इस कदर जुनूनी होगा, उसे क्या पता था? अब भी वक्त है। बताओ मुझे, क्यों जा रही थी उससे मिलने? खुद को बहुत पाकबाज कहती हो ना, फिर शाम के फैलते साए में किसी नामहरम से कैसे मिलने जा सकती हो तुम? बेड ग्राउंड पे जोर से मुक्का मारते दहाड़ा था कि दानिया बुरी तरह झटपटाई थी। मैं आपको किसी सवाल के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। आपने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया है। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, कभी कबूल नहीं करूँगी मैं। वो 18 साल की लड़की इस भरपूर तवाना मर्द की दस्तरस में होते उसे ललकार रही थी। तो ठीक है, अब ज़बरदस्ती ही सही। अहमद शाह का गर्म दिमाग एक बार फिर से गर्म हुआ था और उसने झटके से उस नाजुक सी लड़की के तन से शर्ट को खींचा था। दानिया ने बेयकीनी से उसे देखा था। उसका यूं पथरा कर देखना अहमद को वहीं रोक गया था। दोनों की नज़रों का पल में तसादम हुआ। उसकी हसीन नश्ब फराज को देखते वो करंट खाता पीछे हटा था। दानिया दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो दी। उसके रोने पे अहमद ने लब भींचे। उसे देखते आंखें मीच के खोली थी। दोनों कलाइयों को सख्ती से जगड़ते बेड पे पिन किया और उसकी गर्दन पे झुकते वहाँ अपना दहकता लम्स छोड़ा था। दानिया तो बेआब माही की तरह तड़पती रही। मज़ाहमत के बावजूद वो उस पे हावी हुए जा रहा था। अपनी मज़ाहमत तर्क करते वो आंखें नीचे आंसू बहाने लगी कि इसी लम्हे दानिया के नंबर पे कॉल आने लगी। दोनों ही बुरी तरह चौंके थे। अहमद ने लाल अंगारा आंखों से उसकी परेशान चेहरे पे निगाह डाली और झटके से उठते उसके मोबाइल तक रसाई हासिल की थी। इसके उठते ही दानिया के पास पड़े दुपट्टे से खुद को कवर करते अहमद के हाथ से अपना मोबाइल झपटना चाहा, लेकिन सामने अहमद था, डीएसपी अहमद शाह। अननोन नंबर से कॉल आती देख अहमद ने फ़ौरन ही यस का बटन प्रेस करते कॉल स्पीकर पर डाली। साली, कहाँ है तू? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई क्यों नहीं? मुकाबिल किसी शख्स की आवाज़ पे अहमद ने कहर की नज़रों से दानिया को देखा था, जिसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। चल, तुझे लास्ट चांस देता हूँ, कल मिल आके मुझसे। और एक बात याद रखिए, अगर तू कल ना मिली मुझसे आगे तो पता है ना तुझे मैं क्या करूँगा। लगता है तुझे उस लड़की की इज़्ज़त नहीं प्यारी, तभी तो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रही। लेकिन तेरे पास सिर्फ कल का दिन है, इसके बाद हर जगह वायरल होगी वो तस्वीरें, समझी तू? कॉल कट चुकी थी और अहमद शाह तो पूरे वजूद से ज़लज़लों की ज़द में था। अपने दुपट्टे को कस के पकड़े वो अहमद के डर से 2 कदम पीछे हटी। अहमद ने दांत पीसते माथे पे बल डाले उसे देखा था। प्लीज़ नहीं। उसके पेशकदमी पे दानिया ने सहम के सर नफ़ी में हिलाते उसे वहीं रोका। किन तस्वीरों की बात कर रहा था वो? लहजा इंतहाई सर्द व गुस्सैला था। दानिया ने बेबसी से आंसू बहाए थे। कुछ पूछ रहा हूँ, कौन सी तस्वीरें हैं उसके पास? वो उसकी खामोशी पे जारहाना अंदाज में उसके जाने पड़ा था। रमशा की। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए सिसक उठी थी और रोते हुए बिला आखिर उसे सच बता दिया। रमशा, मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो इतना?
खुश नहीं हुआ, सब ठीक है। फारिया बेगम उसे मुसलसल रोते देखकर परेशानी से बोली थी, अम्मी भाई दानी को मारेंगे। रिमशा के रोते आवाज़ पे फारिया बेगम ने उसे गले से लगा लिया था। नहीं बेटा, अहमद शाह इतना जालिम नहीं कि किसी औरत पे हाथ उठाए। मैंने उसकी ऐसी तरबियत नहीं की। हाँ सही कह रही हूँ, लेकिन क्या ऐसी तरबियत की है कि छोटी सी लड़की को ज़बरदस्ती निकाह करके कमरे में ले गया है? ज़रा खौफ खुदा नहीं आया आपके बेटे को? ज़ुबैर साहब भड़के थे। प्लीज़ आप इतना हाइपर ना हो। अहमद कुछ भी करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है वो दानिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फारिया बेगम परेशान तो थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बेटे पे यकीन था। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना मुझे नहीं लगता। ज़ुबैर साहब अपना चश्मा उतारते एक सोफ़े पर ढह गए। रमशा रोते हुए फिर माँ के गले लगी थी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि ये फ़ैसला खुद लिया तुमने? दानिया ने अहमद की सारी बात सुनते सख्ती से अपनी मुठ्ठियाँ भींची थीं। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। वो रोते हुए सर झुकाए मुजरिमों की तरह बैठी थी। अफसोस होता है मुझे खुद पे कि मैं एक डीएसपी हूँ। मेरे अपने घर वाले ही सेफ नहीं तो मैं बाहर किसी को क्या प्रोटेक्ट करूँगा? वो गुस्से से खड़ा हुआ। उसमें हमारी कोई गलती नहीं। उन्होंने अचानक से रिमशा को किडनैप किया और फिर गलती? अहमद ने गुस्से से टोका। तुम कल जो अकेले जा रही थी इस शख्स से मिलने, क्या तुम उसे गलती नहीं कहोगी? गलती नहीं, गुनाह है ये। एक नामहरम से अकेले मिलने जा रही थी तुम, ये जानते हुए कि वो कुछ भी कर सकता है। अहमद की बातों पे वो फिर से सर झुका गई थी। रिमशा की खातिर मैं क्या? रिमशा एक लड़की है, उसकी खातिर तुम अपनी इज्जत नीलाम करने जा रही थी? दानिया, डैम इट। वो उसे अभी भी अपने हक में सफाई देते हुए देख बुरी तरह से भड़का था। तब ही दानिया के नंबर पर मैसेज टोन बजी। शाम को फिर से मिलने के लिए बुलाया गया था, साथ ही एड्रेस भी था। दानिया ने सहम के उसे देखा। चलो आज शाम की मुलाकात फ़िक्स करवाता हूँ। मैं खुद छोड़ने जाऊँगा तुम्हें और देखूँगा कि कैसे उससे। दानिया ने आगे बढ़ के उसके लबों पे हाथ रखा। आप मुझसे नफ़रत करते हो, जानती हूँ मैं। मेरी तकलीफ़ पे खुश होंगे ये भी जानती हूँ, लेकिन रमशा तो आपकी बहन है ना, उसकी खातिर आप कुछ नहीं करेंगे? उसके इल्तिजाई अंदाज पे अहमद उसे देखे गया था। वो हिरनी से अपनी आंखें उस शेर टपकाता देखकर खड़ी थी। वो हिरनी से अपनी आंखें उस शेर पे टिकाए खड़ी थी और उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो शेर की कचार में घुस के जिंदा सलामत चली जाएगी। अपनी बहन के लिए मैं जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। सुना तुमने? वो उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते झिंझोड़ते हुए बोला था। दानिया की सिसकी निकली। काश मेरा भी कोई भाई होता तो वो भी मेरी खातिर। दानिया दिल ही दिल में सोचते सर झुका गई। और तुम बीवी हो अब मेरी, किसी भूल में मत रहना कि तुम्हें कुछ भी गलत करने पे बख्श दूंगा। गलत दबाते सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा। वो गुस्से से कहता बाथरूम में घुसा था। काश के वो कह देता कि तुम्हारी हिफाजत भी अपनी जान से बढ़ के करूँगा। दानिया ने कर्ब से सोचा था। वो सुबह सुबह ही घर से निकल आया, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। इस सीरियल किलर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते। एक बात पे अहमद बुरी तरह चौंका था। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। सर, लड़कियों को किडनैप करके उनकी बरहाना तस्वीरें लेते उन्हें ब्लैकमेल भी करता है, उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, उनके साथ गलत काम और फिर उनकी वीडियो बना के नेट पे दे देता है, जिसमें लड़की का चेहरा तो वाज़ा होता है पर वो खुद दिखाई नहीं देता। इंस्पेक्टर शिराज की बातें सुनते अहमद के दिमाग पे हथौड़े बरसे थे। अपने सर को दोनों हाथों पे गिराए वो दानिया के बारे में सोचने लगा। अगर कल वो वक्त पे उसे ना रोकता तो आगे का सोच के अहमद शाह को अपना आप आग में झुलसता हुआ महसूस हुआ। ठीक है तुम जाओ। शराज के जाने के बाद उसने पास पड़ा दानिया का मोबाइल चेक किया। वो आते हुए उसका मोबाइल लेके आया था और अब उसका मोबाइल चेक कर रहा था, पर वो सब ओल्ड कन्वर्सेशन डिलीट कर चुकी थी। अचानक से अहमद ने उसके मोबाइल की गैलरी खोली तो बुरी तरह चौंका था। उसके मोबाइल में पिक्चर्स थीं, ढेर सारी पिक्चर्स हर साइड की। वो खुशगवार हैरत से सेट की पुश्त के साथ टेक लगाता स्क्रॉल करता वो सारी पिक्चर्स देखा जा रहा था कि एक तस्वीर में कुछ एडिट हुआ देखते उसका हाथ रुका था। रूड हैं, गुस्सैले हैं, लेकिन मेरा है। अहमद ने लब भींचते हुए मोबाइल एक तरफ रखा था। रात को ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं इज्जत लूटने लगा हूँ उसकी। अहमद ने दांत पीसते सोचा था अब वक्त आ गया है कि आखिरी दाव खेला जाए। कुछ सोचते हुए अब वो कॉल मिलाता अपनी काबिल भरोसा टीम के हमराह प्लानिंग करने लगा था। दानिया का दिल पूरी तरह कांप रहा था। आखिर उसे इसी एड्रेस पे ले आया था जहां उस शख्स ने बुलाया था। अहमद ने गाड़ी रोकी, उसे देखा। जाओ और जैसा कहा है वैसे ही करना।
अहमर का लहजा सा पार्ट था। दानिया को हकीकतन उसके इस अमल से दुख हुआ। सारी सच्चाई जानने के बाद भी वो उसे यहाँ लाया था और अब उसके ज़रिए इस शख्स को पकड़ना चाह रहा था। मतलब दानिया उसके लिए चारा थी। दानिया ने गुस्से से अपनी आंखों से आंसू रगड़ते साफ किए और खामोशी से गाड़ी से नीचे उतरी। दानिया के कान में छोटा सा ब्लूटूथ लगा हुआ था जिससे वो मुकाबिल की सारी बातें सुन सकता था। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जैसे ही वो उस खंडर में दाखिल हुई उसे अपने इर्द गिर्द एक आवाज़ सुनाई दी, पर नज़र कोई नहीं आया। कौन कौन है? दानिया ने घबरा के पूछा था। बहुत तेज़ समझती हो खुद को, अपने साथ अपने शौहर को लेके आई हो। वो समझता है कि उसने मुझे अपने जाल में फंसाया है, जबकि वो ये नहीं जानता कि मेरा बिना जाल उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। बहन की इज़्ज़त तो उसकी होगी नीलाम, लेकिन अब बीवी की इज़्ज़त को भी लूटने के लिए भेज दिया। इतना बड़ा बेवकूफ़ है और ख़ुद को डीएसपी कहता है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसा था। अपनी बकवास बंद करो और मुझे रमशा के फ़ोटोग्राफ्स वापस करो। दानिया गुस्से से बोली थी। हाय, मैं डर गया, एक डीएसपी की वाइफ से डर गया। दानिया ने चारों ओर देखा था लेकिन वहाँ कोई नहीं था कि अचानक ही पीछे से किसी ने उसके मुंह पे हाथ रखा, पीछे ही की जानिब घसीटा। वो बुरी तरह पैनिक हुई, लेकिन इस शख्स ने दीवार के साथ लगाते खश्मगीन निगाहों से उसे घूरते चुप रहने का इशारा किया और साथ ही उसके मुंह से हाथ हटाया। दानिया अहमद शाह को अपने पास देख एक गहरा सांस भर गई थी। चलो मेरे साथ। वो उसे लिए वहाँ से बाहर निकला। वो शख्स उसे तो पकड़ा नहीं और वो यहाँ नहीं है। उसने सिर्फ ऑडियो पे अपनी आवाज़ लगाई है। वो जानता था कि हम उसे पकड़ने आए हैं। अहमर ने उसे गाड़ी की जानिब इशारा किया कि इसी वक्त उनके पैरों के पास फायरिंग हुई। दानिया बुरी तरह उछली थी, जबकि अहमर ने उसे खींच के अपने सीने से लगा लिया और अपनी गन निकालता इर्द गिर्द देखा था। अगले ही पल उससे उसकी टीम ने कवर किया था। दानिया उसकी शर्ट को दबोचे उसके साथ चिपकी थी। वो उसे लिए गाड़ी की जानिब बढ़ा था और उसे गाड़ी में बैठाया। मुझे इनके साथ नहीं जाना अहमद शाह। वो अहमर की बात सुनती, पैनिक होती, वापस गाड़ी से उतरती, उसके सीने से जा लगी। क्या कर रही हो? ये तुम्हें सही सलामत घर छोड़ देंगे। वो माथे पे बल डाले बोला था। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। एक ही रात में वो कितना बदल गई थी। अच्छा ठीक है, शोर मत करो। सब ऑफिसर्स को अपनी तरफ देखता पाकर वो थोड़ा खजल हुआ कि इसी पल उसे ब्लूटूथ से एक खबर मिली। सर, पकड़ा गया है सीरियल किलर। मुकाबिल की बात सुनते ही अमर के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। उसकी चाल को उसी पे उल्टा करके वो उसे पकड़ चुका था और अहमद शाह था। उसे हराना आसान काम नहीं था। वो दानिया को घर छोड़कर उसे किसी को कुछ न बताने की तनबिया करता गाड़ी वापस स्टार्ट कर गया। इस सीरियल किलर को एक ब्लैक रूम में रखा गया था। उसके अड्डे में घुस के उसको पकड़ा गया था और सब कुछ उसके बरामद हुआ था। तुम डीएसपी बहुत पछताओगे। मुझे पकड़ के तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ कैद कर लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। अभी तुम मेरी पहुँच को जानते नहीं हो कि मैं कब क्या कर जाऊं। तुम सोच भी नहीं सकते। वो बोले जा रहा था जबकि अहमर कुर्सी पे टांग जमा के बैठा उसे बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। तुझे लगता है कि तूने अपनी बीवी को मुझसे बचा लिया है? मैंने उसे बुलाया। मैं जानता था। मेरे एक फ़ोन कॉल पे भागता हुआ पहुंचा, उससे निकाह कर लिया और मैंने फिर उसे ट्रैप किया और अपने ट्रैप में तू खुद भी फंस गया। पता है तुझे रिजवान सत्ती, तुझे तेरे ओवर कॉन्फिडेंस ने मार दिया। अहमद शाह ज़रा सा आगे को झुके बोला था। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अहमद ने अब की बार सिगरेट सुलगाई। गुड क्वेश्चन। बहुत बड़ा प्लानर है ना तू। चल सोच बैठ के कि तेरे पास एक दिन का वक्त है। सोच। अहमद शाह ने उसके करीब जाते उसको गर्दन से पकड़ते हुए पीछे की तरफ चेयर पे एक झटके से उसका सर उल्टा था कि वो तड़प के रह गया। आइंदा मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि ना तुम जिंदा रहोगे और ना ही मुर्दा में। मौत के लिए तड़पोगे लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। उसके गले की हड्डी पे मारता वो उसे बेबस करता वहाँ से निकल गया। अब वो शायद कभी कुछ बोल पाता। अहमद शाह। जैसे ही वो घर दाखिल हुआ उसकी वालदा ने उसे पुकारा था तो उसके कदम थमे थे। बेटा, दानिया के साथ निकाह करके। मामा, दानिया अब मेरी बीवी है, आप फिक्र ना करें, मुझे संभालना आता है सब। अहमद ने उनको तसल्ली दी लेकिन नहीं बता सका कि वो सब गुस्सा क्यों था। भाई, रमशा की आवाज़ पे उसके जाते कदम फिर से थमे थे। भाई, दानिया बेकसूर है।
वो बामुश्किल बोल रही थी। बहुत बड़ा दिल करके वो अहमर के पास आई थी। बस कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान, तुम्हारा भाई है ना, सब ठीक कर देगा। वो रमशा को अपने गले से लगाता उसे तसल्ली दे गया। एक बोझ था रमशा के दिल पे, आज वो सरक गया था। ज़ुबैर साहब अहमर को यूं बहन और माँ के करीब देखकर थोड़ा आसूदा हुए थे और दानिया और उसके हक में दुआ की थी। अहमर ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, दानिया ने अपने हाथ में पकड़ी कोई चीज़ अपने पीछे छुपाई थी। अहमर दरवाज़ा लॉक करता उसके करीब आया और हाथ बढ़ाकर उसके पीछे छुपाई हाथों से वो चीज़ पकड़ना चाही। दानिया ने सर नफ़ी में हिलाया, लेकिन अहमर ने उसके हाथ से गन ले ली। ये कहाँ से आई? उसके सवाली नज़रों और सख्त लहजे पे दानिया को अपना खून शेरानियों में मंजमद होता महसूस हुआ। बाबा की है। चाचा जान की गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो उसकी जानिब 2 कदम बढ़ाते पूछने लगा। अपनी हिफाजत के लिए रखी है। अब की बार वो निडर होती बोली, हिफाजत चलानी आती है? वो गन को उलट पुलट के देखता भव उचकाते हुए पूछने लगा था। एक पल को दाने ने लब भींचे, नहीं, लेकिन जब बात इज्जत हिफाजत पे आ जाए तो गोलियां खुद चल जाया करती हैं। उसकी गहरी बात का मतलब समझता अहमर चौंका था और गन को एक तरफ रखते उसकी कमर में हाथ डाले उससे खुद से करीब किया। वो उसे अचानक आफताब पे सख्त घबराई। तो तुम्हें मुझसे इज्जत का ख़तरा है? मैं हर रात हर लड़की को अपने बिस्तर की जीनत बनाता हूँ, अब तुम्हें ना बना लूँ, इसीलिए ये गन नहीं, आपके लिए नहीं है। वो नज़रें चुराते बोली थी। अहमर का यूं उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते बात करना दानिया के दिल में गुदगुदी पैदा कर गया था। फिर मेरे लिए गन नहीं है तो क्या है? वो उसके चेहरे पे फूंक मारते उसे लर्जा गया था। कुछ भी नहीं, छोड़े मुझे। वो कसमसाई थी। रूड है, गुस्सैला है, लेकिन मेरा है। अहमर के अल्फाज पे दानिया के पैरों तले से ज़मीन खिसकी। उसने घबरा के अहमर को देखा। वो ज़मीन बोस होने लगी कि अहमर ने उसके गिरफ्त को मज़ीद सख्त किया। आपने? दानिया को यकीन न आया कि वो उसके मोबाइल पे पर्सनल में कैसे घुस गया। क्या हुआ, इतना चिढ़ क्यों रही हो? अगर पसंद करती हो तो इजहार भी कर देती। वो उसे तंग करता महजूज हुआ। मैं नहीं करती, और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे किसी के मोबाइल में पर्सनल तस्वीरें देखते। वो रुहासे होते बोली थी। मैंने कब कहा कि मैंने कोई तस्वीर देखी है? अहमर की बात पे वो अपनी चोरी पकड़े जाने पर चेहरा नीचे झुका गई थी। यहाँ देखो मेरी तरफ। एक तहज्जुद पारसा अल्लाह की नेक बंदी को एक गलीज गंदे और ज़ेनाई पुलिस ऑफिसर से कैसे प्यार? आपके बारे में ऐसा कभी दिल से नहीं कहा था। वो उसके होठों पे हाथ रखे बोली थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरी इबादत ख़ास अल्लाह के लिए है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी से अफजल हूँ। बस रात को जो लेट आते थे मुझे गुस्सा आता था तो मैं बोल गई। तानिया ने सर झुकाए कहा था तो अहमर ने ज़ेरे लब मुस्कुराते उसे अपने सीने में भींचा था कि उसकी धड़कनें अहमर की धड़कनों के साथ सेरपट दौड़ी थीं। इन धड़कनों ने मुझे बेकाबू कर दिया है दानिया अहमद शाह। वो गंभीर लहजे में उसे कहते उसे बिस्तर पे ले आया था। अहमर प्लीज़ नहीं, मुझे डर। वो बेसाख्ता बोली थी। एक जवान और मजबूत पुलिस ऑफिसर की बीवी होके इसकी कुर्बत से डर रही हो? वो उसका सर तकिए पर रखता हुआ एक गाल से मुस्कुराते हुए बोला था। आपके जुनून से डर लगता है। कल जो आपने किया वो गुस्सा था। आज सिर्फ प्यार करूँगा। अहमर ने कहते साथ ही लाइट्स ऑफ कर दी थी। अब तुम्हें मेरा गुस्सा, मेरी शिद्दतें, मेरा प्यार सब कुछ सहन करना पड़ेगा दानिया अहमद शाह, क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। ख़त्म शुद्ध। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।